हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल झटपट स्टडी में। और मैं राहुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूं आप लोगों के ऊपर नंबर सिस्टम के ऊपर, यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर्स के ऊपर। तो चलिए इसके बारे में मैं बताऊँगा कि इसमें आपको कितने तरह के नंबर सीखने को मिलेंगे, जो संख्याएँ हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए होंगी। तो जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आगे बढ़कर, वो है हमारा इंडेक्स। तो इंडेक्स में आपको मैं कुछ पढ़ाने वाला, जैसे कि आपको बहुत सारे नंबर मिलेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर है, आपका होल नंबर है, बहुत तरह के 18 नंबर्स कुल हमको दिखाएंगे, मतलब कि 18 टाइप्स के कुल नंबर मिलेंगे। और आपको डरने की बात नहीं है, सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इवन एंड ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, रामानुजन नंबर, परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब्स एंड पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ये सभी के सभी मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं। और इस सभी के सभी जो वीडियो हैं वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। तो आपको डरने की कोई बात नहीं, अगर हिंदी मीडियम का कोई स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट हो, तो आपको बस इस वीडियो को ध्यान से देखना है और आपको ये सारी समस्याएं जो है सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले संख्या की ओर, जो कि है आप देख सकते हो प्राकृतिक संख्या या कि नेचुरल नंबर्स। तो ये जो प्राकृतिक संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर्स, ये क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिस संख्या से वस्तु की गणना की जा सके, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आपकी ये सारी संख्याएं क्या है, ये आपके डॉट 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 चल के मतलब इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। तो ये जितनी संख्याएं दिख रही है ना, ये इन्फिनिटी तक जाती हुई, ये सारी सारी है आपकी प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 जितना भी दिख रहा है आपको, ये क्या है, मतलब कहने का मतलब आपको नेचर में जितना भी मौजूद होता है संख्या, इसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। आप एक मतलब ट्रिक लगा सकते हैं कि नेचुरल ट्रिक लगा सकते हैं। तो नेचुरल ट्रिक लगा सकते हैं, जैसे कि आपका कहने का मतलब है नेचर में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है, जैसे कि पहाड़ है, आपके पर्वत है, आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, पेड़ है, पौधे हैं। तो नेचर में जो चीज़ें मौजूद होती है वो नेचुरल चीज़ें होती है। तो उसी तरह 1 2 3 4 ये सभी जितना भी काउंटिंग नंबर ये पहले से मौजूद थे, यानी लोग इनका इस्तेमाल किया करते थे अपनी गिनती के रूप में। तो बस उसी तरीके से याद रखना आपको प्राकृतिक संख्या क्या है, जो नेचर में पहले से मौजूद थी, यानी कि 1 2 3 4 यही सब है आपकी प्राकृतिक संख्या है। अब यही आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए कुछ कुछ इसके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि शून्य, ऋणात्मक और दशमलव संख्या ये प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपको दशमलव संख्या का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 1.2 है, तो ये पहले से मौजूद नहीं थी। दशमलव क्या है, दशमलव का आविष्कार बाद में किया गया था। आप लोगों ने सुना ही होगा कि भारत में दशमलव का आविष्कार हुआ था। उसी तरह से अगर देखा जाए आपकी निगेटिव संख्याओं को, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को, तो -1 हो गया, -3 हो गया, जितनी भी तरह की संख्या है ये सभी की सभी आपके बाद में मतलब खोजी गई थी। जीरो, अब आते हैं जीरो पे। ये जीरो भला क्यों नहीं है नेचुरल नंबर, क्योंकि देखिए जीरो की खोज किसने की थी, आप सभी जानते हैं। जीरो की खोज की थी हमारे देश के वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट, उन्होंने बहुत पहले ही जीरो की खोज की थी। तो ये खोजा हुआ एक नंबर है, इसलिए आपका ये नेचुरल नहीं कहते जीरो को। समझ में आया आपको। तो यही हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला हमारा नंबर आता है वो है हमारा पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर्स। तो ये पूर्ण संख्या या होल नंबर्स क्या है, ये कुछ भी इसमें समझने में आपको आसानी मैंने दिक्कत नहीं होगी आपको। ये जो देखिए 1 2 3 4 ये जितने भी काउंटिंग नंबर थे, यानी कि गिनती करने वाली संख्याएं थी, इसमें बस आप जीरो को ऐड कर दीजिए। जीरो को ऐड क्यों किया, क्योंकि जीरो की खोज बाद में हुई थी। तो जीरो के बिना आज कोई नंबर पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आप देखोगे कि जैसे ही आप 11 12 आगे बढ़ते हो, आपको जीरो 20 में भी मिलेगा, 30 में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको हर जगह मिलेगा। तो जीरो के बिना नंबर नहीं बन सकते, इसलिए जीरो को इंक्लूड करके पूर्ण संख्याएं बनाई गई थी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जीरो जो है वो पूर्ण संख्या है। अगली जो संख्या आती है उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं, वो है पूर्णांक संख्या, यानी कि जिसे इंग्लिश में हम लोग इंटीजर्स भी बोलते हैं। पूर्णांक संख्या बहुत ही आसान समझना है आपका। देखिए पूर्णांक संख्या क्या है कि सभी पूर्ण संख्या यानी कि ऋणात्मक हो जाए, जैसे कि -1 -2, ये ऋणात्मक ले लीजिए और आप धनात्मक दोनों ले लीजिए। तो अगर आप ऋणात्मक धनात्मक, जैसे कि 0 1 2 हमारा धनात्मक हो गया, ये सारा का सारा दोनों संख्याओं को अगर आप ले लेते हैं तो ये पूर्णांक संख्या। ध्यान रखने की बात आपकी इसमें यह है कि आपको जीरो को भी लेना है, ठीक है। जीरो से लेके हमारा इन्फिनिटी तक आपका जाता है हमारा मतलब पॉजिटिव नंबर्स, और इधर चला गया हमारा नेगेटिव नंबर्स। तो ये आप देख सकते हैं सीरीज किस तरह से चलेगी। तो आपको याद रखना है कि पॉजिटिव नंबर भी इसमें लेना है और निगेटिव नंबर भी इसमें लेना है। तो पॉजिटिव हम लिख देते हैं और निगेटिव ये, जिससे कि माइनस हुआ 4 -3 -2 1, ये सारी की सारी चीज़ें +2 माइनस।
तो ये आपकी कहाँ से कहाँ तक चलेगी इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये आप जान ही रहे हो कि ये जो प्लस है माइनस है ये सारी की सारी आपकी चलेंगी टोटल इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है आपको बात? ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो यही सारी है आपका मतलब पूर्णांक संख्याएं। तो इन सभी के बारे में लिख देता हूँ। तो जैसे कि माइनस इन्फिनिटी मैंने बोला तो -1 -2 टू माइनस इन्फिनिटी हो गया, और प्लस इन्फिनिटी का बात किया तो 1 2 से लेकर आपका चला जाएगा। तो यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जो भी है आपका यही हो जाएगा ये। अब शून्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये धनात्मक पूर्णांक ये जो है ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है और निगेटिव इंटीजर भी नहीं है, यानी 0 प्लस भी नहीं है 0 माइनस भी नहीं है। याद रखना है आपको ये बात को। तो ये आप समझ लिए। चलिए हम अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला नंबर आता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। तो ये जो संख्या है ये क्या है, इसमें बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि परिमेय संख्या सर किसे बोलते हैं, समझ में नहीं आता। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो परिमेय संख्या क्या है कि देखिए ऐसा कोई भी नंबर आपको मिल जाए जो कि p/q के फॉर्म में आप लिख सको, उसे ही बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। p/q का मतलब क्या हुआ, यानी कि भिन्न के रूप में, जैसे कि 2/3 ये एक भिन्न यानी कि फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के रूप में आपको लिखना है। अच्छा, तो ये फ्रैक्शन के रूप में आप किसे भी लिख सको संख्या को। तो आप जानते हो आप सभी संख्याओं को आप फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो, पर इसमें एक खास शर्त है कि जो नीचे का q है आपका रिमाइंडर मतलब डेनोमिनेटर सॉरी, ये आपका 0 का इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी हर जो है हमारा भिन्न का नीचे वाला हिस्सा वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो जाएगा तो आप सोचिए किसी भी संख्या को 0 से भाग दोगे तो अनंत हो जाएगी ना, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हो गया, आप बात समझ गए। अब इसमें कुछ कुछ बात समझने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आप समझ लीजिए कि 2 है, तो 2 को कैसे हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। 2 के नीचे कुछ भी नहीं, 1 हम लोग लिख दिया, तो इसे हम फ्रैक्शन यानी कि p/q के फॉर्म में लिख सक रहे हैं ना। तो p/q के फॉर्म में लिख सक रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। तो यानी जिस संख्या को भी आप p/q के फॉर्म में लिख सको। कुछ कुछ बच्चों का कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि हर जगह ये रूल काम नहीं करता है। जैसे कि आपका पाई है, पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है आपका 22/7। अब देखिए p/q के फॉर्म में तो दिख रहा है, लेकिन ये फिर भी परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये p/q के फॉर्म में दिख रहा है, ये ऊपर 22 है नीचे 7 है, उसके बावजूद भी ये जो है आपका पाई अपरिमेय संख्या है। तो ये क्यों है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आगे मैं बताने वाला हूँ। अपरिमेय संख्या उसमें देख सकते हैं। फिलहाल मैं बताता हूँ आपको। परिमेय संख्या 2 तरह के हो सकती हैं, जैसे कि अगर आपको पहचानना हुआ कि सर भिन्न में रहते हुए भी नहीं है, तो देखिए आपको याद रखना, एक होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है क्या, समझे। देखिए दशमलव जो होता है, दशमलव संख्या, यानी कि जैसे 1.2, 2.2, तो यानी कि 1.2 के बाद वो संख्या कुछ भी बढ़ नहीं रही है। जैसे 2.5 ही देख लीजिए आप, वो बढ़ नहीं रही है, तो यानी कि वो टर्मिनेटिंग है, यानी कि खत्म होने वाली संख्या है, ये आगे बढ़ नहीं रही। और आपकी जो ना खत्म होने वाली संख्या, जैसे कि आप वहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हो 0.12121212, ये सारी ना खत्म होने वाली संख्या है। तो 2 तरह की संख्या होंगी, आपकी खत्म होने वाली, एक ना खत्म होने वाली। तो अब आप इसे समझोगे कैसे, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल 2 का ही बताया था कि मान लीजिए अगर आपका सामने एक 2.3333 मान लीजिए मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, तो मान लीजिए अगर ये पूरा सीरीज ना चल के यहाँ तक ही चले, तो ये तो देखिए 2.333 के बाद कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, ये खत्म होने वाला है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये परिमेय संख्या होगा ही होगा, ये आप कंफर्म हो गए। लेकिन अगर ये चलता रहे 33333, तब कैसे पहचानेंगे ये है कि नहीं। तो जैसे कि 2.3333 मान लीजिए अगर ये चलता ही रहे, तो आपको इसमें समझने के लिए ऐसे समझेंगे कि अगर ये दशमलव जो दिख रहा है आपको, जो दशमलव के बाद जो संख्याएं दिख रही हैं, तो ये जो दशमलव के बाद संख्या है वो एक ही जैसे रिपीट होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है जैसे कि 3 है तो 3 3 3 3 रिपीट करते जा रहा है ना। देखिए 3 है, फिर 3 आया, फिर 3 आया, वैसे चलता रहेगा, फिर 3 फिर 3, यानी बार बार रिपीट कर रहा है। इसका मतलब है वो संख्या रिपीट कर रही है, तो वही हो गया आपका परिमेय संख्या। उस तरह आप इजीली देखकर भी पता लगा सकते हो किसी को भी, जैसे कि ऊपर के एग्जांपल में आपको दिख ही रहा है 0.121212, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, तो आपका 12 रिपीट हो रहा है बार बार। देखिए 1 2, फिर आया हमारा 1 2, फिर आया हमारा 1 2, यानी बार बार एक ही संख्या रिपीट हो रहा है। तो इससे भी आप देखकर कंफ्यूज नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया परिमेय संख्या, ये हम लोग समझ गए, ठीक है। तो जो पाई का वैल्यू है उसी तरीके से हुआ। अब मान लीजिए कोई अलग एग्जाम्पल लिए 1.31245, अगर मान लीजिए अलग अलग टाइप की संख्या चल रही है, तो अलग अलग टाइप की संख्या चल रही है और लगातार चल रही थी, क्या ये मेरी अपरिमेय संख्या है। मैंने क्या बताया, अगर
लगातार संख्या कोई दशमलव के बाद चल रही हो, एक जैसी हो तभी परिमेय होगी, अलग अलग होंगी तो वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। बात आप लोगों को समझ में आया? तो चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं, वही है हमारा अपरिमेय संख्या के ऊपर। तो अपरिमेय संख्या का आप यहाँ से परिभाषा भी जान सकते हैं कि वे सभी संख्या जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग यानी कभी खत्म ना हो वैसी संख्या है, जैसे 1.2 के बाद चलता ही जा रहा है। पर ये देखिए अगर आपका अलग अलग होना चाहिए, ये भी शर्त मैंने लगाया, क्योंकि अगर प्रीवियस वाला जो देखा था हम लोगों ने वो सेम नहीं था। तो जैसे कि पाई है, अभी पाई के ऊपर ही चर्चा कर लेते हैं, किसका वैल्यू 20/7 था। पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते थे, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने पर भी नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि मान लीजिए डेसिमल में लिखते तो 3.14 समथिंग समथिंग चलता जाता हमारा। अगर आप कैलकुलेटर में अगर इसको देखोगे ना तो सब अलग अलग नंबर आएगा आपका, 3.14 जितना भी दिख रहा है सब आपको अलग अलग टाइप के नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग नंबर है ना, लगातार चल रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे क्या? अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ गया आपको? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि कभी खत्म ना होने वाला, और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। नॉन रिपीटिंग यानी कि वो रिपीट ना करे, जैसे 1, 4, 2, 5, 7 अलग अलग टाइप का जो भी नंबर वो चलता रहे, तो वही होता है हमारा अपरिमेय संख्या। तो उम्मीद है आपको ये अपरिमेय संख्या के बारे में समझ में आया होगा। तो जैसे हम रूट का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए √2 है, √3 है, इस सभी को भी बोला जाता है अपरिमेय संख्या। तो इसे क्यों बोलते हैं इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए √2 का वैल्यू होता है 1.414 आपका करके आता है, ये लगातार चलता रहता है। हम लोग तो थोड़ा सा याद रखते हैं, लेकिन ये चलता रहता है, ये इनफाइनाइट तक चलता रहता है। तो देखिए सभी के सभी संख्या आगे जो है डेसिमल के बाद वो अलग अलग है, जैसे कि 414 आपको फिर 2 मिलेगा, कुछ कुछ मिलेगा, तो अलग अलग मिलेगा। तो यानी कि कहने का मतलब ये नॉन रिपीटिंग, इसलिए अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगले संख्या पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, वो है हमारी वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो वास्तविक संख्या यानी कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आप मिला दो तो वो बनता है हमारा वास्तविक संख्या। अभी परिमेय संख्या तो मैंने पढ़ा ही दिया, अपरिमेय संख्या भी पढ़ा दिया, तो बस दोनों को एक साथ ले लो, वही हो गया आपका वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें रियल में वास्तविकता में मौजूद हैं। ये सारे नंबर आप लोग देखते ही हो हर बार। जैसे कि अब याद रखना आपको -5 हो गया, तो कभी कोई पूछ दे कि अगर ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हाँ भाई ये भी है, क्योंकि देखिए -5 के नीचे 1 लिख दिया, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आपको याद रखना बस जो भी नंबर p/q के फॉर्म में वो आपकी परिमेय संख्या। लेकिन वही ध्यान रखना है आपको, डेसिमल भी इसका लेके देख लो, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो परफेक्ट है ये आपका परिमेय संख्या, और अगर लगातार भी चल रहा है तो सेम नंबर रहेगा तभी आपका होगा ये परिमेय संख्या, और नहीं अलग अलग रहेगा तो अपरिमेय संख्या। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा जो ये समझ लेते हैं कि मतलब 1.4242 पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए हो गया ये हमारा, तो उसके बाद हम देखते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या है हमारा, इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है। ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, आप जब 11-12 में जाओगे तब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर्स। तो इसके बारे में कुछ कुछ बातें मैं बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए -√1 मतलब 8 है, √−8 है, तो ये जो संख्या है ये कभी क्या एग्जिस्ट करेगी? मान लीजिए 8 का तो रूट आप लोग निकाल लोगे, दशमलव में आएगा भला ही, पर माइनस को बाहर रूट से कैसे निकालोगे? ये तो आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा। तो यानी कहने का मतलब माइनस को रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता, तो ऐसी संख्याएं एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब होती ही नहीं है। तो हमेशा याद रखना ऐसी संख्याओं को कैसे बनाते हैं, आई के जरिए बनाते हैं, जहाँ पे i² बराबर -1 है, ठीक है। तो आई बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, √1, यानी आई बराबर हो जाएगा हमारा √1। तो देखिए किसी भी संख्याओं के लास्ट में अगर आई लगा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि उसके में गुना है किसका, √1 का। तो √1 का है, तो अगर √1 है तो समझिए 1 का तो हो नहीं सकता -1 का रूट, तो -1 का रूट जब पॉसिबल ही नहीं तो ये तो एक काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर होगी। तो यानी कि 8 है, 4 है, ये सब जो दिख रहे हैं आपको ये सब है। चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शून्य एकमात्र संख्या है जो कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों, कैसे इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए शून्य सबसे पहले वास्तविक भी है काल्पनिक भी, इसका कारण है क्योंकि शून्य में किसी भी चीज़ का गुना करोगे तो वो तो जीरो ही होता है ना। जीरो में आप किसी भी चीज़ का गुना करो तो जीरो होता है। तो मान लीजिए जीरो है, तो जीरो में किसी भी चीज़ यानी कि आई का गुना कर लो, तो आई का भी गुना कर लोगे तो क्या हो जाएगा, वो तो टोटल वैल्यू तो उसका जीरो होगा। अब आई का वैल्यू तो आप जानते हो √1 होता है। तो मैंने आपको बताया ना कि जिस संख्याओं के अंत में आई लगा होगा वही होगी आपकी काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर्स। तो आपको बस याद रखना है, तो जीरो के अगर आगे कुछ भी नहीं लगा है तब भी आई लगा सकते हैं अपने मन से, क्योंकि गुना करके तो वही वैल्यू आएगा।
तो चलिए इन संख्याओं के बाद हम नेक्स्ट संख्या की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारी सम्मिश्र संख्या यानी कि काल्पनिक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ये भी आपको 11-12 में ही पढ़ने के लिए मिलेगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका दो संख्याओं को मिलाकर बनता है, यानी कि रियल नंबर और मतलब इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर जैसे कि 1 2 3 ये सब जानते हो आप, जितने भी तरह के, अगर मान लो इसमें मिला दिया जैसे कि 2 कर दिया मैंने +3 है, तो 2 जो है ये हमारा क्या है, रियल नंबर है, यानी कि वास्तविक संख्या। ये आप लोग देखते भी हो, वास्तविकता में मौजूद भी हैं। लेकिन मैंने आपको बताया जिसके अंत में आई लगा हो वो एक इमेजिनरी संख्या होगी। तो ये जो 3i है ये हमारी इमेजिनरी संख्या है, तो आपको याद रखना है। तो इन दोनों को मिला के ही बनता है क्या, हमारा सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप लोग देखना, जब भी एक रियल नंबर हो और एक लास्ट में इमेजिनरी नंबर हो एक साथ में जोड़ के साथ, तो वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बात समझ में आया। कुछ कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि इसमें हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याएं आपकी जो है वो हो जाएंगी। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, जैसे सभी वास्तविक संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे हम लोग साबित करेंगे, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। काल्पनिक संख्या ये भी है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा देखते हैं क्या है, ये जितनी भी है काल्पनिक संख्या है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये देखिए पॉइंट को ध्यान से, सभी वास्तविक संख्याएं के बारे में। तो ये जो है एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर बनाना, बस आप एक रियल नंबर ले लो एक इमेजिनरी नंबर, तो वो क्या हो जाएगा हमारा एक मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने के लिए एक रियल नंबर चाहिए एक इमेजिनरी नंबर चाहिए। तो मान लीजिए 3 है, तो 3 में कुछ भी ऐड नहीं है, तो मान लीजिए 0 ऐड किया। अब 0 ऐड किया तो 0 तो आप जानते ही हो कि क्या है, वो एक आप इमेजिनरी नंबर जानते हो है कैसे, 0 के आगे कुछ नहीं, तो आप उसमें i का गुना कर सकते हो। अब i का गुना कर सकते हैं यानी कि वो एक बन गया। तो देखिए यहाँ पे 3 हो गया एक रियल नंबर और 0i हो गया इमेजिनरी। तो i का वैल्यू भी मैंने बता रखा है, √(-1) होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर मिलाकर बनाया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया ना। यानी कि कहने का मतलब 3 ही लिया था हमने रियल नंबर, तो 3 रियल नंबर लिया था, तो वो एक टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर बना कि नहीं बना। आप लोगों को मैंने एग्जांपल से प्रूव भी कर दिया। अब जो अगला आता है हमारा, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब जो अगला आता है वो भी हम लोग देख लेते हैं, वो है सभी काल्पनिक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती है, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि देखिए काल्पनिक संख्या कोई ले लिया मैंने, 8i ले लिया, 8i ले लिया तो उसमें कुछ भी नहीं तो 0 ऐड कर सकते हैं। अब 8i है ना एक आपका ये क्या बोलते हैं उसको, काल्पनिक संख्या, तो वो भी है आपका उसी तरह का फॉर्म में दिखेगा आपको। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्या होती है और सभी काल्पनिक संख्याएं भी सम्मिश्र संख्या होती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होती हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट अपने नंबर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है, सभी लोगों ने सुन रखा है सम संख्या, बचपन से सुनते आ रहे हैं इवन नंबर्स के बारे में। तो ये सम संख्या क्या होती है, सम संख्या का मतलब होता है इवन नंबर। क्या होता है हमारा, इवन नंबर्स। इवन नंबर जैसे कि आपका 0 2 4 6 8 12 इस जितने भी संख्याएं हैं, यानी कहने का मतलब है देखिए 2 4 2 6 मान लीजिए एक बड़ा सा नंबर लिया तो लास्ट में इसका 6 आप लोग देख के ही बता सकते हो ये सम संख्या। क्यों, क्योंकि जिसके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 रहे सम संख्या का इकाई यानी कि 0 2 4 6 या 8 रहे, वो सारी की सारी संख्या क्या होगी, सम संख्या ये होंगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात रहता है कि आपको मतलब याद रखना होगा कि ये जो भी है 2 से कटने वाली संख्या सम संख्या है, तो कोई भी संख्या आप देख कर पहचान सकते हो। ठीक है, तो अगली संख्या पे लगते हैं हम लोग। चलिए अगली संख्या जो है हमारी वो है विषम संख्या। विषम संख्या क्या है, वे संख्या है जो 2 से विभाजित ना हो, यानी कि 2 से ना कटे। तो यानी कि आप 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाओ तो 2 से जो ना कटे वही हो गई आपकी क्या, विषम संख्या। तो विषम संख्याओं को पहचानना तो बड़ा आसान है, जैसे कि 1 3 13 हो गए या 15 हो गए, आपका जितना भी है, यानी कि 2 से नहीं कटना चाहिए। लास्ट में आपका जो भी है 0 2 4 6 8 ये जो है इकाई अंक पर नहीं होना चाहिए, तो वही हो गया हमारा विषम संख्या। तो ये तो अब समझ में आ रहा है। तो बस इसी तरह का सीरीज से जो भी 2 से नहीं कटता, जैसे कि यहाँ पे मैंने नीचे पॉइंट में भी लिख रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि विषम संख्या का इकाई संख्या, जैसे कि 71 हो गया हमारा, 71 हो गया तो लास्ट में है ये सारी चीज़ें। चलिए, तो विषम संख्या का इकाई अंक क्या होता है, 1 3 5 7 या 9। क्यों, क्योंकि 2 4 6 हमारा हो गया 8, उसके बाद हमारा हो गया 0, ये सारे की सारी तो सम संख्याओं को डिनोट करती है ना, जिनके लास्ट में ये पांचों संख्या होते हैं सम संख्या। लेकिन जो इनको बच गई छोड़कर, जैसे 1 3 5 7 9, ये सारी की सारी संख्या जो होती है विषम संख्याओं के लिए होती है। समझ में आया आपको। जैसे कि एक एग्जाम्पल है 529, तो लास्ट में 9 है, तो 9 है तो ये क्या है हमारा विषम संख्या है।
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अगले नंबर की तरफ बढ़ लेते हैं। अगली संख्या जो है वो है हमारी अभाज्य संख्या या कि रूढ़ संख्या, इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर भी बोलते हैं। अभाज्य संख्याओं में बच्चों का बहुत कंफ्यूजन होता है, तो अभाज्य संख्याओं का कंफ्यूजन हम लोग दूर कर लेते हैं। तो क्या होती है अभाज्य संख्या? ऐसी संख्या जिनका केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 गुणनखंड, समझ में आया आपको? तो चलिए आगे समझ लेते हैं। तो 2 गुणनखंड, जैसे कहने का मतलब 2 हो गए हमारे, 3 हो गए, 13 हो गए, इस तरह से करके। तो आपको समझ में आ रहा है ना? तो 1 2 7 आपका 14, मान लीजिए ये है 14 का फैक्टर। तो 14 का फैक्टर अगर ये सारा है तो आप ध्यान दो कि सिर्फ ये जो रूढ़ संख्या है इसमें केवल खुद से कटना चाहिए, 1 से, और मतलब खुद से और 1 से, बस 2 संख्याओं से ही कटना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए ये हो गए आपके 17, तो 17 का 1 से भी कट रहा है और 17 से भी कट रहा है, तो आपको समझ में आ गया बात। यानी सेल्फ से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए। तो 1 और सेल्फ, इन दोनों से कटे जो भी, वो हो गए हमारे रूढ़ संख्या। जैसे 2 है आपका, 1 से भी कटता है, सेल्फ से भी कटता है। 13, ये सभी संख्या है। तो मान लीजिए 15 है। 15 में कुछ बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि ये रूढ़ संख्या है सर या फिर विषम संख्या। तो रूढ़ विषम में इतना कंफ्यूज होना नहीं है। देखिए ये सबसे पहले किन किन चीज़ों से कटती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1 से कटता है, 15 से तो कटता ही है, यानी सेल्फ और 1 से कट रहा है। उसके अलावा ये 3 और 5 से भी कट रहा है। तो जब ये देखिए 1 से और सेल्फ से कटने के बाद भी ये अलग अलग अगर कुछ भी एक एक्स्ट्रा नंबर से भी कट रहा है तो वो आपका आ जाएगा क्या, मतलब कॉम्पोजिट नंबर, जो कि हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए उसके भी देख लेते हैं। तो अगली संख्या हमारी भाज्य संख्या यानी कि कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो कॉम्पोजिट इंग्लिश में पहले लिख लेता हूँ, उसका मीनिंग समझ लेते हैं। कॉम्पोजिट्स का मतलब क्या समझते हैं? जैसे कि कॉम्पोजिट का मतलब होता है कॉम्पोजिशन करना। कॉम्पोजिशन यानी कि कुछ चीज़ों को मिलाकर आपस में बनाना। तो कुछ चीज़ों को जैसे हम मिलाकर आपस में बनाते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्पोजिशन यानी कि भाज्य। जैसे कि आप लोगों ने म्यूजिक में सुन रखा होगा, जैसे म्यूजिक बढ़ता है तो क्या होता है कि म्यूजिक जैसे है उसमें मिक्सिंग होती है, यानी कि बहुत सारे नोट्स को आपस में मिक्स करके बनाया जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको समझ के रखनी है। जैसे कि म्यूजिक में 7 सुर होते हैं ना, तो 7 सुरों का जो 7 नोट होता है, तो अगर हम उसको किसी भी रैंडम ऑर्डर में अगर सजाते हैं, एक साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, तो हमारा म्यूजिक बनकर तैयार होता है। यानी कॉम्पोजिशन जैसे होता है म्यूजिक का, वही होता है। तो कॉम्पोजिशन कहने का मतलब है कि वही यौगिक संख्या को ही कॉम्पोजिशन बोलते हैं। यौगिक भी आपको हिंदी में एक वर्ड याद रखना है कि इसे कॉम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, चलिए कॉम्पोजिशन को सिंपली समझ लेते हैं मैथमेटिकल भाषा में। जैसे कि 4 है तो 4 का फैक्टर 1 होगा, 4 होगा, लेकिन इसके अलावा अगर कोई फैक्टर निकल जाए सेल्फ और 1 के अलावा, तो ये हो गया यौगिक संख्या यानी कि भाज्य या फिर कॉम्पोजिट नंबर। यहाँ पे 2 आ रहा है 1 और 4 के अलावा, तो ये आपका हो जाएगा भाज्य संख्या। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चलिए अगले नंबर की ओर बढ़ लेते हैं। तो अगली जो संख्या हमारे आने वाली है वो है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या है? तो ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। क्या हो? 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ? उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। तो देखिए जैसे कि 2 बॉयज है, मान लीजिए 2 बॉयज है, 2 बॉयज में पहले बॉयज ने मान लीजिए पहले लड़के ने ब्लू कलर का शर्ट पहन रखा है, दूसरे लड़के ने भी ब्लू कलर का शर्ट पहन रखा है। तो अगर मैं पूछूं आपसे इन दोनों में कॉमन क्या, तो आप बोलोगे कि सर इन दोनों ने ही ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है, तो यही इन दोनों में कॉमन बात है। तो आपको यही चीज़ समझना है कि कॉमन क्या होता है। तो अगर रियल दुनिया में आए, अगर अर्थमेटिक की दुनिया में, तो ये तो आप रंग वंग देखकर तो आप पता नहीं लगा सकते। जैसे कि मान लीजिए 12 है और 14 है, इन दोनों में पूछो मैं क्या कॉमन है, तो रंग देखकर तो पता नहीं लगा सकते। तो इसके लिए सिंपली चीज़ है डिविजिबिलिटी, यानी कि कहने का मतलब है डिवाइड जो भी इसमें हो जाए कॉमन, यानी एक ऐसी संख्या से डिवाइड करो जो पहले को भी काट दे और दूसरी को भी काट दे। ये मैंने नीचे भाग लिखा है। जैसे कि 12 और 14 है, 2 से भाग देते हो तो 2 को भी काट देता है, मतलब 12 से 2 का डिवाइड हो जाता है, 14 से भी 2 का डिवाइड हो जाता है, यानी 2 इन दोनों में कॉमन है ही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे कि 3 है, 5 है, तो ये जो सह अभाज्य संख्या है ये कैसे है? तो इन दोनों में कुछ भी देखिए कॉमन है, सिर्फ 1 से ही ये कट सकता है। 1 3 को भी काटता है, 1 5 को भी काटता है, इसलिए इसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या इन दोनों को बोलते हैं। उसके बाद में हम लोग जान लेते हैं कुछ चीज़ें। तो देखिए जो सह अभाज्य संख्या के बारे में मैंने बताया, जैसे कि 3 हो गए, ठीक है, और तो ये एक अकेला नहीं होगा, ये दोनों साथ में होंगे। ये आपको बात समझ में आ गया। कुछ पॉइंट है, जैसे कि दो सह अभाज्य संख्या है। देखिए 2 अभाज्य संख्याएं हमेशा सह अभाज्य संख्या होती है और 2 क्रमागत संख्याएं सह अभाज्य संख्या का निर्माण करती है। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब जैसे लाइन से कोई भी दो नंबर ले लीजिए 2 3, तो देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन है। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन है, तो इसलिए इसको बोल सकते हैं सह अभाज्य संख्या। यानी कि जैसे कि मान लीजिए 16 और 17 को लिया, तो 16 और 17 को लिया तो 16 17 लाइन से नंबर है और दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन है। कहने का मतलब आपका इवन और ऑड पे डिपेंड नहीं करता है कि जैसे कि मैंने 16 लिया था तो वो इवन है या ऑड है। देखो यहाँ पर सब ऑड दिख रहे हैं ना आपको नंबर, तो किसी को लग सकता है कि दो संख्या मतलब ऑड भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक ऑड एक इवन रहेगा तब भी चलेगा। यानी कि एक सम संख्या एक विषम संख्या दोनों रहना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों विषम ही हो, बस यही है कि दोनों में कॉमन एक आना चाहिए। ठीक है, ये इवन या ऑड पर डिपेंड नहीं करता। तो ये उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली संख्या के ऊपर, परिपूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं परिपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर। शायद ही कुछ लोगों ने सुन रखा होगा इस संख्या के बारे में, जो कि परिपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर है, ये क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो परफेक्ट नंबर का केस है काफ़ी एक्सेप्शनल केस है, तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एक परफेक्ट नंबर क्या है। एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, जो कि इसका खुद का डिवीज़र जितना है ना, मतलब इसको जो जो संख्याएं काट सकती हैं उसी के सम के बराबर होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, 6 का एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, तो 6 का फैक्टर कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है। 6 को छोड़ देना, यानी जिसका आप ले रहे हैं उस संख्या को छोड़ के बाद बाकी का फैक्टर लेना। तो यानी 6 है तो 6 को छोड़ दीजिए, बाद बाकी किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से। अगर आप इन सभी का सम करते हो तो 1 + 2 + 3 किया तो कितना आएगा, 2 1 3 + 3 आ जाएगा आपका 6। यानी देखो इसका जितना भी मतलब आपका मतलब ये था, क्या बोलते हैं उसको, फैक्टर्स, ठीक है, गुणनखंड, वो सारे के सारे क्या हुआ, जोड़ के उतना ही आ गया। जैसे कि 28 का लिया तो 1 आ गया, 2 4 7 आपका 14। तो ये सारा 28 को देखिए, 28 को लेना नहीं है, ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है बाद बाकी का जितना पीछे है सारा फैक्टर। देखिए इन सभी को हम जोड़ते हैं, तो देखिए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर है 1 2 4 7 14, इन सभी को जब जोड़िएगा तो आपका 28 ही आएगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो जोड़ कर भी देख सकते हैं। तो 1 + 2 जैसे मैंने जोड़ा तो 1 + 2 हमारा 3 + 4 7 7 + 7 14 14 + 14 हमारा हो गया टोटल कितना, ये टोटल हमारा हो गया जोड़ जोड़ के 28। तो देखिए हमारा 28 आ रहा ना, यानी 28 नंबर का जो फैक्टर्स हैं वो जोड़ने पे आपस में 28 ही आ रहा है। यानी कि इसी को बोलते हैं परिपूर्ण संख्या, यानी कि जिसका गुणनखंड सब आपस में जोड़ने पर वही संख्या दे दे। ठीक है, अगली संख्या की तरफ बढ़ते हैं, हमारी रामानुजन नंबर। कभी न कभी आपने इस संख्या के बारे में जरूर सुना होगा। ये रामानुजन संख्या क्या होती है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसकी परिभाषा है कि वह संख्या जिसे दो पूर्णांकों के घन के योग के रूप में अलग अलग तरीकों से दर्शाया जा सके। जैसे कि 1729 ले लिया, आप बोलते हैं 1729 एक रामानुजन संख्या है, इसका कारण क्या है। रामानुजन संख्या देखिए क्या है, 1729 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 1 का क्यूब और 2 का 12 का क्यूब। यानी क्यूब क्यूब का मतलब क्या होता है, घन, घन आप लोग जानते ही हैं। तो 1 का क्यूब और 12 का क्यूब लिख सकते हैं, या 10 का क्यूब या 9 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब जैसे यही संख्या है, 1 का क्यूब + 12 का क्यूब या 10 का क्यूब + 9 का क्यूब, देखिए अगर इसको जोड़ेंगे तो 1 का क्यूब 1 होता है और 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 1729। तो देखिए 1729 थोड़ा सा हिसाब से मैं लिख नहीं पाया हूँ क्योंकि बहुत ही छोटी स्क्रीन है, सॉरी इसके लिए। तो 1729 हो गया। अब इसका ले लेते हैं 10 का क्यूब + 9 का क्यूब। तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। अगर इस सभी को जोड़ लेते हैं तो 1729 आता है हमारा। देखिए क्या आप लोगों को देखने मिल रहा है कि दो को क्यूब का सम है, लेकिन दे रहा भाई। तो ऐसा कोई भी संख्या जिसको आप दो को क्यूब के रूप में तोड़ सकते हैं, दो का क्यूब का सम के रूप में तोड़ सकते हो, दो घन के सम के रूप में, उसे ही बोलते हैं हम लोग रामानुजन संख्या। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ना समझ में आती हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताना। चलिए अगली संख्या की तरफ बढ़ लेते हैं। अगली संख्या है परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि परफेक्ट क्या होता है, कोई भी चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि कोई भी संख्या ऐसी ले लो जो कि वो स्क्वायर बना सके। यानी जैसे 64 है हमारा, 64 का किसका स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है। तो यानी कोई भी संख्या ऐसी ले लो जो किसी का स्क्वायर हो। यानी कि जैसे कि 1 हो गया हमारा, 4 9 16 25, ये सब किसी न किसी चीज़ के स्क्वायर है। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो यानी कि कोई भी ऐसी संख्या ले लो जो किसी चीज़ का स्क्वायर हो, उसे ही बोलते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। देखिए हमारे जो चैनल पर आप देख रहे हैं वीडियो, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम जैसे कि आपको एक और एग्जांपल दे लेता हूँ, 1728, ये भी है परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपको बड़ा परफेक्ट स्क्वायर निकालने नहीं आता कि ये है या नहीं, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे जाकर यूट्यूब के वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाले।
तो अगला जो संख्या आता है हमारा वो है हमारा परफेक्ट क्यूब्स, यानी कि पूर्ण घन के रूप में। तो देखिए परफेक्ट क्यूब्स क्या होता है, जैसे कि जब वहाँ पे स्क्वायर था यहाँ पे क्यूब है, यानी कि पावर में 3 रहना चाहिए, यानी कि घन संख्या इसको बोलते हैं, घन संख्या हिंदी भाषियों के लिए घन संख्या। ठीक है, तो घन संख्या यानी कि कहने का मतलब है वो किसी का भी क्यूब बन सके, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, है ना, सारे के सारे क्यूब बन रहे, तो इसी को बोलते हैं परफेक्ट क्यूब्स नंबर्स। ओके, अगला हमारा लास्ट जो नंबर आता है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में ये बड़ा खास है, क्योंकि ये आपको याद करने के लिए आपको कभी कभी पूछ भी सकते हैं इनमें से कौन सा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, कॉम्पिटिटिव लाइन से हो तो ये श्योर है कि आपका कभी ना कभी ये आप इसे देखा ही होगा आप लोगों ने। तो इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या है। देखिए सबसे पहले जिनका ट्रिगोनोमेट्री कमजोर है, यानी कि राइट एंगल पे जो बनता है हमारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, इस सभी के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे जाइए और प्लीज़ प्ले करके उसे देखिए कि क्या चीज़ है, उसे आप देखेंगे तो आपका ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि इसमें करना क्या है। तो देखिए जिन्हें एकदम भी नहीं आता उसे मैं बता देता हूँ उन्हें मैं, कि जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये जो खड़ा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर, तो इसको पी से डिनोट कर देते हैं। ये जो बेस है सोया हुआ बेस बी, और ये जो 90 डिग्री का अपोजिट वाला जो साइड है, 90 डिग्री के सामने वाला सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि एच। ठीक है, तो सबसे लंबा साइड को हाइपोटेनियस यानी कि एच बोलते हैं। तो इसका एक पाइथागोरस का रूल है, वो है आपका एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर या फिर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए ये रूल आपको याद रखना, इसमें आप किसी भी नंबर को फिट करोगे, अगर वो फिट कर जाता है 3 नंबर्स तो समझ जाना कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। जैसे कि इन सभी को सेट करो तो आपको सिखाएंगे, जैसे कि चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। 5 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर मैंने क्यों लिया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। देखिए मैंने बताया कि जो सबसे लंबी साइड होती है वही हमेशा हाइपोटेनियस होती है, तो हाइपोटेनियस सबसे लंबी साइड होती है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3, 4 और 5 जो है उनमें से सबसे लंबी साइड कौन सी हो सकती है, तो 5 हो सकती है हमारी, 5 है, तो 5 को ही हम लोग हाइपोटेनियस मानेंगे। तो जो बाकी का हो उसको किसी भी को भी परपेंडिकुलर बेस मान लो, तो पहला को परपेंडिकुलर मान लिया, दूसरा को बेस मान लिया। तो देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो अगर लेफ्ट साइड में देखूँ तो 25 आता है, राइट साइड में जोड़ूँ तब भी आता है हमारा 25, यानी देखिए दोनों सेम आ गया ना, यानी पाइथागोरस जो रूल है उसको सेटिस्फाई करा। तो बस यही है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, बस यहीं तक हमारा लास्ट था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें याद से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कोई आप राय देना चाहते हो, या अगर कुछ और चीज़ पे आपको अगर वीडियो बनवाना है तो इस चैनल के कमेंट सेक्शन के नीचे आप अपना वैल्यूएबल कमेंट करें और हमें बताएं। बस आज के लिए वीडियो इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।